अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर आपकी किताब के मुताबिक 4 है, जिसमें आपको फंक्शन और ग्राफ समझाया गया है। अब फंक्शन और ग्राफ ये दो अलग अलग पोर्शन है। फंक्शन क्या होता है और ग्राफ क्या होता है। ग्राफ आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखे होंगे, शुरू से देखते आ रहे हैं कि एक ऐसा पेपर होता है जिसमें स्क्वायर बॉक्सेस बहुत सारे छोटे छोटे साइज के बने हुए होते हैं, तो उसके ऊपर आप जो भी ड्राइंग करते हैं वो ग्राफ पेपर के ऊपर ड्राइंग होता है, और वो जो ड्राइंग है इटसेल्फ उसको हम ग्राफ कहते हैं। अब वो वाला पोर्शन जब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आपके पास एक ऐसा आपकी वैल्यू या एक ऐसा आप कहें इक्वेशन सेट, जैसे कि पीछे आपने इक्वेशंस बहुत सारी पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 5x प्लस 10 कोई इक्वेशन आपने पढ़ी। अब इस इक्वेशन में ये बताया जा रहा है कि y बराबर है 5x प्लस 10 के। अब जब भी आप फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन मीन एनी वैल्यू जो किसी पे डिपेंडेंट हो। मेरे पास y विल बिकम अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑफ x। x की वैल्यू चेंज होगी, y भी चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके पेरेंट्स y नहीं है, आप y हैं। आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, जिस तरह यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है। x की वैल्यू चेंज होगी, y चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स का दिल चाहता है सुबह के 4 या 5 बजे उठ के कहीं जाना है, घूमने फिरने लेके आपको जाना है, तो आपका दिल हो या ना हो आपको जाना पड़ेगा। आपको आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। आपका बेशक एक हफ्ते बाद बोर्ड एग्जाम है, अगर एक इमरजेंसी है, आपकी पूरी फैमिली जा रही है, आपके पेरेंट्स जा रहे हैं और आप पीछे नहीं रह सकते, आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके डिपेंडेंट हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको कोई काम करना है, आपको स्कूल जाना है या आपको कहीं पे भी जाना है, कॉलेज वगैरह में, तो अब आप इंडिपेंडेंट उस मैटर में तो है, लेकिन आपकी इंडिपेंडेंस आपके पेरेंट को डिपेंडेंट नहीं बना रही। आपके स्कूल कॉलेज वगैरह जाने से पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाए या ना जाए उनकी लाइफ में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। हाँ, वो आपके लिए फिक्रमंद जरूर हो जाएंगे, लेकिन आपके ऐसा करने से वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। आप ना पढ़ें, वो आपको जो है अगर फीस वगैरह भर रहे हैं, किसी जगह पर आपको दाखिला करवा दिया, एडमिशन दे दिया और आप वहां पर पढ़ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा आप अच्छा पढ़ रहे हैं या बुरा पढ़ रहे हैं। वो फिक्रमंद जरूर होंगे, लेकिन उनकी लाइफ में कोई भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप अगर बुरा पढ़ेंगे या आपके पेरेंट्स आपका एडमिशन कैंसिल करवा दें, आपको अगले महीने की फीस ना जमा कराएं, जो भी है, अब आप टोटली डिपेंडेंट हो गए अपने पेरेंट पे। तो इसी तरीके से आपके जितने फंक्शंस डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, अगर इसको चेंज कर दूं x को, तो आपका y भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू 15 आ गई। x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा, y की वैल्यू 20 आ गई। 3 पुट करूंगा, y की वैल्यू 25 आ गई। तो x मैं अपनी मर्जी से चेंज कर रहा हूं, लेकिन y मुझे मेरी मर्जी से नहीं मिल रहा। मेरे पास y x की मर्जी से मिल रहा है। x अगर 3 होगा तो 25 हो जाएगा। अगर मुझे y फॉर एग्जांपल 22 चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू अगर सिंपल होल नंबर 1 2 3 पुट कर रहा हूं तो नहीं मिल रही। ये बात समझ आ रही है कि आपके पास x अपनी मर्जी से चेंज तो कर रहा हूं, लेकिन y मेरी मर्जी से चेंज नहीं हो रहा, y x के रिस्पेक्टिवली चेंज हो रहा है। तो फंक्शन क्या होगा, हर वो वैल्यू जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है वो फंक्शन बन जाएगी। तो मेरे पास अगर y किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि x या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, पीछे इक्वेशंस आपने इस तरह की देखी भी हैं, तो जितनी भी आपके पास वैल्यू इंडिपेंडेंट होती हैं वो अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके रिस्पेक्टिवली जो चेंज हो रही है वैल्यू वो आपके डिपेंडेंट वैल्यू हो जाती है। और फंक्शन आपके पास वही कहलाता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तब कहेंगे जब y डिपेंड कर रहा होगा x पे। तो ये बिल्कुल बेसिक सी फंक्शन की डेफिनेशन अभी मैंने आपको समझाई है। अब आपने फंक्शन जब समझ लिया तो इसका मतलब ये कि आपके पास जितनी भी इक्वेशंस आएंगी उसमें आपके पास एक वैल्यू डिपेंडेंट होगी, एक वैल्यू इंडिपेंडेंट होगी। अब ग्राफ में आपको ये समझना होगा, जब ग्राफ डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि आपके पास जो फंक्शन है उसमें इंडिपेंडेंट वैल्यू ग्राफ में कौन से एक्सिस पे रखी जाती है और डिपेंडेंट वैल्यू कौन से एक्सिस पे रखी जाती है। तो एक एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, एक एक्सिस वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में आप मोस्टली इंडिपेंडेंट वैल्यू रखते हैं और वाई एक्सिस में मोस्टली इंडिपेंडेंट वैल्यू रखते हैं, डिपेंडेंट वैल्यू रखते हैं। तो एक्स एक्सिस में आपके पास एक्स क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट वैल्यू आएगी, और y एक्सिस में y क्योंकि डिपेंडेंट है x का, तो y एक्सिस में मोस्टली हम डिपेंडेंट वैल्यू रखते हैं। तो आपके पास ग्राफ में अब ये सारी बातें डिटेल में वहां करेंगे। अब आपका जो बकिया चैप्टर का हिस्सा है उसके ऊपर बात कर रहा हूं
आपके बाकी जो 50% ऑफ द चैप्टर या 60% ऑफ द चैप्टर कंप्राइज करता है वो इन कुछ फॉर्मूलों के ऊपर करता है। कुछ फॉर्मूलाज आपके पास यहाँ पर है, जैसे कि एक फॉर्मूला आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में आपसे कहा है कि मेरे पास ए और बी दो पॉइंट हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका घर है और आप अपने घर से कोचिंग में आ रहे हैं, तो ए और बी दो पॉइंट्स हैं। अब आपका ए से बी तक का डिस्टेंस मैं कहूं कि आपके घर से कोचिंग तक का डिस्टेंस कितना है, तो उसको निकालने के लिए आप ग्राफ की मदद इस्तेमाल करते हैं। अब ग्राफ के अंदर आपके पास एक एक्स एक्सिस मैंने कहा, दूसरा वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब ये कि ए जिस पॉइंट पे होगा वहां पे एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी। सिमिलरली बी जिस पॉइंट पे होगा उधर भी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी। इस तरह आप अपने गूगल मैप्स अगर डायरेक्शन निकालते हैं, आप अगर किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे और उसके डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक कोऑर्डिनेट फिर कॉमा करके दूसरा कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली वो आपको एक लैटिट्यूड दूसरा लॉन्गिट्यूड या एक एक्स और दूसरा वाई की वैल्यू बता रहा होता है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आपके पास जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ए इज द फर्स्ट पॉइंट तो उसको x1 और y1 कह रहे हैं। बी बीइंग द सेकंड पॉइंट आप इसको x2 और y2 का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास x1 y1 x2 y2 ये दो पॉइंट्स आ गए। अब इसका फॉर्मूला आपको अभी वहां पर लिखा हुआ है, इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ए से बी तक के डिस्टेंस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट अगर ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो ए से स्टार्ट होकर अगर बी में जा रहे हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ए और फिर बी लिखा जाएगा। ऊपर लाइन सेगमेंट वाली लाइन आएगी, साइड में मॉड्यूलस ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट साइड कि आपने डिस्टेंस निकाला है। इसकी वैल्यू बराबर होगी अंडर रूट फाइनल पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सिमिलरली प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और बी लिखा हुआ है इसलिए x2 माइनस x1। अगर आपके पास b से a, आप अपने कोचिंग से घर वापस जा रहे हैं, डिस्टेंस फिर भी सेम ही होगा, लेकिन फॉर्मूला बदल जाएगा। अब आपके पास b से a है, फाइनल पॉइंट a हो गया, तो आपके पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, सिमिलरली y के लिए भी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जो बाद में वैल्यू लिखी है इसके कोऑर्डिनेट को माइनस करवाएंगे जो पहले वैल्यू लिखी है। तो इसको सिंपल एक ट्रिक की फॉर्म में आप याद कर लें। तो यहां पर b बाद में लिखा है इसलिए b के कोऑर्डिनेट, माइनस a पहले लिखा है इसलिए a के कोऑर्डिनेट। तो आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहां पर मेरे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का। अब नेक्स्ट आपके पास है स्लोप। स्लोप क्या होता है, आपके घर में अगर रैंप बना हुआ है गाड़ी चढ़ाने के लिए या मोटरसाइकिल ऊपर रखने के लिए, या आप ब्रिज देखते हैं, वो एक आपके एंगल पे ड्रॉ किए जाते हैं, एक एंगल पे आपके बिल्ड किए जाते हैं। वो जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं स्लोप। अगर आप स्लिप होके कभी गिर गए, आपने कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली या आपके अनकॉन्शियस लेवल पे आपने ये जुमला इस्तेमाल किया कि स्लोप हुआ था वहां पे, या स्लोप की वजह से गिर गए। वो स्लोप वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो बेसिकली आपको बताता है कि कोई ना कोई वैल्यू होगी जो tan थीटा के अकॉर्डिंगली ड्रॉ की गई होगी, कंस्ट्रक्ट की गई होगी। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कोई भी रैंप बना हुआ है, आपने गाड़ी को लेके इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो यहां पर जो प्लेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस या जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके अकॉर्डिंगली जो एंगल बन रहा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स दैट पॉइंट, ये जो एंगल थीटा बन रहा होगा, अगर मैं उसका tan थीटा की वैल्यू निकाल लूं, कैलकुलेटर में अभी ये नॉर्मल है आप निकाल सकते हैं, तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला क्या कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं आपके, जिस तरह यहाँ पर a और b दो कोऑर्डिनेट्स मैंने कहे x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट्स हैं। तो आपका अगर इसका स्लोप निकालना है तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप आपके पास इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तीसरा आपके पास फॉर्मूला है स्लोप पॉइंट फॉर्म, कि अगर मेरे पास एक लाइन है फॉर एग्जांपल इस तरीके से, इसका मुझे स्लोप पता हो क्या है और कोई एक पॉइंट गिवन हो, फॉर एग्जांपल x1, y1 या x2, y2 या जो भी पॉइंट गिवन होगा उसकी जगह वो पुट कर देंगे। तो अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो किसी लाइन का, तो मैं उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ दैट लाइन कहां से आएगी, y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1 से।
तो यहाँ पर y और x उस लाइन के जो x और y की वैल्यू है वेरिएबल्स हो गए, x1 y1 उस लाइन के ऊपर पॉइंट, और स्लोप इटसेल्फ जो आपको ऊपर बताया कि कैसे निकाला जा सकता है, स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो ये आपके पास स्लोप पॉइंट फॉर्म कहलाती है। अगर इस m की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूं ये वाली, तो इसी फॉर्मूले में आप चेंज करके कहेंगे कि अब ये 2 पॉइंट फॉर्म कहलाएगी, यानी मुझे इक्वेशन के 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप नहीं गिवन। तो मैं डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करूंगा, y माइनस y1, वही जो लेफ्ट साइड थी, m की जगह फॉर्मूला y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये आपके पास वही ऊपर वाले फॉर्मूले को आपने ओपन कर दिया m की वैल्यू पुट करके। तो ये तब आप इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई भी लाइन गिवन है, उसमें स्लोप के बजाय 2 पॉइंट्स गिवन हो, a और b या p और q, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इंटरसेप्ट आप कहते हैं ऐसी वैल्यू को जो कि x या y एक्सिस पे कट होके आ रही हो। अब अगर मैं पहले आपको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म समझाऊं, तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में मेरे पास फॉर एग्जांपल ये x और y एक्सिस बने हुए, एक लाइन है जो कि इस तरीके से ड्रॉ हुई हुई है। तो जो x एक्सिस पे ओरिजिन से लेके उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर x एक्सिस पे कट हुआ है, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को आप x इंटरसेप्ट यानी कि a से रिप्रेजेंट करते हैं, तभी यहां पर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a है। सिमिलरली अगर आपके पास ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस तक का डिस्टेंस निकाला जाए, तो ये डिस्टेंस आपका y इंटरसेप्ट कहलाता है, और इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, तभी आपके पास y अपॉन b है। तो आपका ये a और b की वैल्यूज यहां से आई कि अगर कोई लाइन है और वो दोनों एक्सिस पे कट कर रही है, x और y एक्सिस में, लेकिन x एक्सिस में जहां पर कट कर रही है वहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस, y एक्सिस पे जहां पर कट कर रहा है पॉइंट, वहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस, ये b कहलाएगा और ये a कहलाएगा। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 तब इस्तेमाल होगा जब आपको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, 2 इंटरसेप्ट गिवन है। सवाल में कंडीशन आती है कि अगर 2 इंटरसेप्ट हुए में, एक लाइन है जिसने x और y एक्सिस दोनों को कट किया हुआ है, अब बताएं कि आपके पास उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो वहां पर ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास कोई और लाइन आती है, मैं अपना मार्कर चेंज कर देता हूं, कोई और लाइन आती है फॉर एग्जांपल इस तरीके से ड्रॉ हुई हुई है, अब वहां पर आप फॉर्मूला, क्योंकि इसका स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइन आपकी अगर गिवन है, या तो इसका थीटा गिवन होगा, एंगल गिवन होगा, या आपको कोई 2 पॉइंट्स गिवन होंगे इस लाइन में ताकि आप स्लोप की वैल्यू निकाल लें, तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये कहीं जगह पर mx प्लस b कहते हैं क्योंकि आपके y के रिस्पेक्टिवली इक्वेशन लिखी हुई है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस b का मतलब यहाँ पर b या c जो भी लिखें, लेकिन हम क्योंकि किताब को लेके चल रहे हैं, किताब ने इस चीज को c कंसीडर किया हुआ है, तो c या b दोनों यहाँ पर y इंटरसेप्ट की बात हो रही है, यानी कि ये वही डिस्टेंस है जो अभी मैंने नीचे के लिए 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए समझाया। तो आपके पास यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइन जो कि सिर्फ एक एक्सिस पे कट हो रही है, जैसे कि y एक्सिस पे, तो आगे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c या mx प्लस b, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आगे हम mx प्लस b की जगह mx प्लस c का वर्ड यूज करेंगे, c यहां पर कंसीडर करेंगे। c क्या है आपके पास यहाँ का y इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट होता तो उसके लिए इक्वेशन चेंज हो जाती, इक्वेशन आप ये इस्तेमाल नहीं करते, फिर इक्वेशन दूसरी होती, वो भी है आपके सिलेबस में अगर होगी इंक्लूड, या आगे क्वेश्चन कोई ऐसा होगा तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो बहरहाल आपके पास ये 6 फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। यही 6 के 6 फॉर्मूलाज आपने कहीं ना कहीं अपने इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल करने, और एग्जाम में ज़ाहिर है आपसे बोला जाएगा, तो इन फॉर्मूले को अगर याद किया हुआ होगा आपने तो ही इस्तेमाल करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फिर आपको जो असाइनमेंट मैंने दिया है उसके भी क्वेश्चन, सारे पास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको दिए, तो उन पे हमारा फोकस ज्यादा होगा। किताब में आपके पास ये 9th क्वेश्चन है, और उसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है 2006 में आया है। सवाल में कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स गिवन, जो भी गिवन 2 पॉइंट्स हैं। इसी तरीके के आपके पास अगले 3-4 सवाल और भी मौजूद हैं। यहां पर आपको 9th पार्ट डिस्कस करवा रहा हूं। इसमें कहा है कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, ये 2 पॉइंट्स गिवन है 14,10 और 11,6, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस बताएं क्या होगा। तो जब भी आपके पास मेंशन नहीं है इन 2 पॉइंट्स के नेम क्या हैं, वहां पर आप अपनी मर्जी से लेट करेंगे
तरीकेकार अब प्रॉपर आपका पहले सवाल उतारा जाएगा, फिर उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, फिर अंडरलाइन करेंगे ब्लैक से। उसके बाद आप लिखेंगे प्रॉपर सोल्यूशन, लेट ए x1 y1, ये आपके सवाल में नहीं कहा, ये आप खुद लेट कर रहे हैं, b x2 y2, ये वैल्यूज आपको ये गिवन है, एक 14,10, दूसरी 11,6। अब आपने यहाँ पर हवाला देना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला उधर पीछे लिखा हुआ है। क्या होगा, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि सवाल में आपसे कहा है कि आपने फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स निकालना है। तो ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर कोई बच्चा जैसे पीछे मैंने बताया बी से ए तक का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, एंड में आंसर फिर भी सेम ही आएगा, लेकिन फिर उसको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, फिर वो फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आपके पास यहाँ पर ए से बी तक का डिस्टेंस फॉर्मूला ये गिवन है, ये आपने याद किया हुआ है। अब x2 की जगह उसकी वैल्यू 11, x1 की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 14, तो 11 माइनस 14, सिमिलरली 6 माइनस 10 और इनके ऊपर होल स्क्वायर, 11 माइनस 14 माइनस 3 और 6 माइनस 10 माइनस 4, इनके ऊपर स्क्वायर्स हैं। आपने पढ़ा था कि माइनस साइन अगर है और ऊपर उसके इवन पावर है तो माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, तो 4 प्लस 16 25 अंडर रूट का, अंडर रूट 25 आप चाहें तो डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास मैंने एक स्टेप इजाफी वैसे ही बढ़ाया है। अंडर रूट 25 क्या होगा, अंडर रूट में 5 इंटू 5। अब एक पेयर है, बाहर रूट से ये वैल्यू लिखी जाएगी एक दफा, यानी कि अंडर रूट 25 आंसर आपका 5 आएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि मैंने यूनिट्स क्यों लिखे, तो आपके पास जब भी डिस्टेंस मालूम किया जाता है तो वो कोई ना कोई यूनिट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आपके घर और कोचिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 है। अब एक वर्ड यूज कर दिया, उसके आगे क्या, 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 1,000 मीटर, 1000 तो चले वर्ड यूज नहीं किया, चले 1 माइल है, तो हम साथ में कोई ना कोई यूनिट लगा रहे हैं। आपको कहीं जाना है जिसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, आप अगर किसी टैक्सी में बैठते हैं और बताते हैं कि 10 किलोमीटर दूर है तो उसको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर उसको आप बोलेंगे कि 10 ये है तो वो बोलेगा 10 क्या, 10 कदम के फासले पे है, 10 मीटर है, 10 गलियां छोड़ के है, 10 किलोमीटर क्या है, तो आप स्पेसिफाई करते हैं। तो हमेशा जो डिस्टेंस है इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ये डिस्टेंस क्या है, लेंथ वगैरह ही तो है। डायमेंशन आपने फिजिक्स में पिछले साल मैट्रिक में पढ़ी होंगी, तो वहां पर आपको पढ़ाया गया था कि आपकी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके साथ कोई ना कोई यूनिट आती है। जैसे मास, अगर आप कोई सामान लेने जा रहे हैं, आटा लेने जा रहे हैं, तो उसको अगर बोलेंगे कि 5 आटा निकाल दें तो वो बोलेगा 5 क्या निकाल दूं, 5 बोरियां निकाल दूं, 5 चम्मच निकाल दूं, 5 ढक्कन निकाल दूं, कितना निकाल। तो आप उसको अगर स्पेसिफाई करेंगे 5 किलो चाहिए तो आपको स्पेसिफिकली 5 किलो दे देगा। तो जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बीइंग डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो जिस तरह डिस्टेंस आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है उसी तरीके से इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। अब सवाल में मेंशन तो है नहीं कि इसकी यूनिट होगी, तो हम खुद ही आगे लिख देते हैं कि कोई ना कोई इसकी यूनिट होगी। अब अगर सवाल में मेंशन होगा कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, तो हम वो यूनिट लगाएंगे, अगर कुछ नहीं है तो यूनिट लिखेंगे। तो बहरहाल आपके पास ये फाइनल आंसर है। और जितने भी सवाल किताब में गिवन है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या है, सिंपल यही, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स, तो आपने अपने इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है और इस तरीके से आपके पास ये डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट होगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना सीखा था और स्लोप आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, होता क्या है, सवाल उससे रिलेटेड सॉल्व नहीं करवाया। तो अभी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था, सीखा था, वो एक तरह से रिवाइज कर रहा हूँ और आगे चल रहे हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 38 किताब में गिवन है, जिसमें आपको कहा है कि 2 पॉइंट्स आपके गिवन है और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान 2 चीजें निकालें, एक उसका डिस्टेंस और दूसरा इनके दरमियान स्लोप। तो आपके पास तरीकेकार सोल्यूशन का, जिस तरह मैं आपको बता दूं, सवाल उतारना है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, फिर अंडरलाइन दिल चाहे तो ब्लैक से करना है। उसके आगे से अब हम काम कर रहे हैं, लेट करेंगे a x1 y1 b x2 y2 जो गिवन पॉइंट्स है। अब इनके दरमियान डिस्टेंस चाहिए। 2 चीजें बोली तो आपने 2 हेडिंग अलग बना दी। एक आपने कहा फॉर डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि आपने इन 2 पॉइंट्स को a और b कहा था, तो a से लेके b तक का डिस्टेंस इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। फॉर्मूला आपको सिखा चुका हूं, अंडर रूट, जो बाद में वैल्यू लिखी है उसके कोऑर्डिनेट, माइनस जो पहले लिखी है उसके कोऑर्डिनेट, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब आपके पास x2 की जगह जो वैल्यूज है वो पुट कर दें, x1 की जगह जो वैल्यू है उसको पुट कर दें, तो आपके पास 2 माइनस और जो x1 है वो -3 है, तो ब्रैकेट में आपने -3 लिखा, सिमिलरली 3 माइनस और ये -1। अब माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3 ये हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 3 प्लस 1 हो गया ये, तो 2 प्लस 3 5, इनके ऊपर स्क्वायर अपने चलते आ रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और एंड में आपके पास सिंप्लीफाई करने पर 25 प्लस 16 यानी √41, ये वैल्यू आ गई डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कोई ना कोई यूनिट रखता होगा और हमें मेंशन नहीं, तो हमने यहाँ पर यूनिट लिख दिया, ये स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है कि क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो उसकी यूनिट भी चाहिए। नेक्स्ट हमें सवाल में कहा है फॉर स्लोप, तो स्लोप के लिए आपको तरीकेकार वो पता है, फॉर्मूला आपको पीछे लिखवाया हुआ है कि आपके पास चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x यानी y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला है। जब भी आपसे बोला जाए कि स्लोप निकालें तो दो फॉर्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं, अगर एंगल गिवन है तो tan थीटा, और अगर आपको एंगल नहीं गिवन, जिस तरह यहाँ 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब जो वैल्यूज है उनको पुट कर दें, y2 की जगह 3, y1 की जगह -1, सिमिलरली x2 की जगह 2 और x1 की जगह -3, तो माइनस माइनस प्लस सॉल्व करें, आपके पास 4/5 ये फाइनल आंसर आएगा स्लोप का। तो सवाल में दो चीजें निकालने हो गई थी, यहाँ पर आपने इस तरीके से ये दो चीजें निकाल ली। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट जो समझना है वो स्लोप पॉइंट फॉर्म समझनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्लोप पॉइंट फॉर्म का। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला आपके पास, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला बोले या फॉर्म बोले, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ पर आपको कहा है कि एक पॉइंट 1, -1 है और उसकी इक्वेशन की स्लोप जो आपके पास वैल्यू आएगी इक्वेशन की जो आपने निकालनी है, उसका स्लोप -3/2 है। तो दो चीजें गिवन है, आपसे कहा है कि इक्वेशन बताएं कि क्या होगी जब मेरे पास इक्वेशन का एक पॉइंट ये आ रहा होगा और उस इक्वेशन का स्लोप ये आ रहा होगा। तो मेरे पास सवाल के अंदर 1,1 पॉइंट गिवन है और स्लोप -3/2 गिवन है। जब भी आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप हो तो आप अपनी स्लोप पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तरीकेकार वही है पुराना वाला, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, ब्लू मार्कर से अंडरलाइन करना है, लेट करना है ए, क्योंकि पॉइंट आप ए के बजाय बी लेट कर लें, पॉइंट टी लेट कर लें, कुछ भी लेट कर सकते हैं। ए x1 y1, ये जो पॉइंट गिवन है 1, -1, इसको आपने पॉइंट लेट कर लिया, और स्लोप यहाँ पर आपके पास m = ये गिवन है। आप इधर डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है कि स्लोप m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो स्लोप आपके पास m = -3/2 है। अब इसके बाद आपने हवाला दिया अकॉर्डिंग टू स्लोप फॉर्मूला या स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म आपकी होती है y - y1 बराबर है m टाइम्स x - x1। ये आपके पास फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। ये कहां से आया, कैसे ड्राइव हुआ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज ये प्रॉपर ड्राइव किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, y - y1 = m टाइम्स x - x1। अब आपके पास y1 और x1 ये भी है, m भी गिवन है, आप वैल्यूज पुट कर दें। y1 आपके पास -1 था तो y माइनस ब्रैकेट में -1, m आपको -3/2 गिवन था, वैल्यू पुट कर दी, x माइनस x1 की जगह 1 क्योंकि x1 की वैल्यू 1 थी। अब सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगले स्टेप में 2 उधर भेज के मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई हो गए 2y + 2 और -3 इधर मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो -3x माइनस माइनस +3। अब ये राइट साइड पूरी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें क्योंकि यहाँ पर मुझे 0 चाहिए। इक्वेशन हम हमेशा जब भी बनाएंगे तो सारी वैल्यू वेरिएबल्स समेत लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सिर्फ 0 होगा। तो जितने भी आपके कोफिशिएंट वेरिएबल कांस्टेंट है वो लेफ्ट साइड पे होने चाहिए, तो सब हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया। आपके यहाँ पर वैल्यू 2y + 2 -3x इधर आके +3x +3 इधर आके -3 = पीछे 0 रह गया। अब आपके पास 3x + 2y, ऑर्डर में पहले x लिखना है फिर उसके बाद हम y लिखेंगे, तो 3x + 2y और ये +2 -3 -1 = 0। ये आपकी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो सवाल में आपसे कहा था कि इक्वेशन फाइंड करें जब आपके पास एक ये पॉइंट है और उसका स्लोप ये गिवन है, तो इक्वेशन हमने इस तरीके से निकाल ली। अब आगे आ जाए, आप लोगों के पास यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म है, इससे पहले स्लोप पॉइंट फॉर्म ने डिस्कस कर लिया। स्लोप पॉइंट फॉर्म में जो फॉर्मूला था y - y1 = m × x - x1, आपके पास m की जगह अगर मैं m का फॉर्मूला यानी स्लोप की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर दूं तो वही आपका जो फॉर्मूला है स्लोप पॉइंट फॉर्म का वो बन जाता है 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पर आपके पास सवाल में क्वेश्चन नंबर 47 में 2 पॉइंट्स गिवन है और आपसे कहा है कि इक्वेशन मुझे बना के दें
आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कैसे आएगी, तरीकेकार वही, सोल्यूशन के बाद आपने खुद हेडिंग डालनी है, ब्लू मार्कर से अंडरलाइन करना है, फिर लेट करेंगे ए और बी। आपके पास 2 पॉइंट जो गिवन है उनको ए और बी लेट किया, दैट इज x1, y1, x2, y2। अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट फॉर्म हवाला दिया है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह उसका फॉर्मूला जो कि y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1 है इनटू x माइनस x1। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब सारी वैल्यूज आपको गिवन है, पुट करें। y1 आपके पास 3 था, यहाँ पर 3 पुट कर दिया। y2 आपके पास 5 है तो 5 माइनस y1 3 है। x2 4 है, x1 माइनस 2 तो माइनस और माइनस 2 है तो माइनस माइनस अगले स्टेप में जाके प्लस हो जाएगा। x माइनस x1 की जगह माइनस 2 तो आपने x1 की जगह माइनस 2, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस 3 2, 4 प्लस 2 अगले स्टेप में 6, यहाँ पर x प्लस 2 अपनी जगह और y माइनस 3 अपनी जगह चलते आ रहे हैं। 2 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, 2 3 आर 6, एंड में आ गया 1/3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर है y माइनस 3 के। अब 3 को उस साइड में भेजेंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास 3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया। अगर 1 से मल्टीप्लाई हो तो आप 1 मेंशन नहीं करते। अब 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 9 बराबर है x प्लस 2 के, तो 3y माइनस 9 उधर जाएगा तो माइनस 3y प्लस 9 में कन्वर्ट होगा। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आपके पास इक्वेशन आई है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी और रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म से आई। जब आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और अगर 2 पॉइंट्स हो तो 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नंबर 81 है, लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन बताइए उसके थ्रू निकालना है। सिंपल सा अगर क्वेश्चन आएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c या y इज इक्वल टू mx प्लस b, दोनों आपके पास एक ही फॉर्मूला है। कभी कभार हम b को c से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन y इज इक्वल टू mx प्लस c बोले या प्लस b बोले, ये जो आपके पास वैल्यू है ये y इंटरसेप्ट कहलाती है। अब c होगा वो भी y इंटरसेप्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, b है ये भी y इंटरसेप्ट है, तो हम b लेके चलेंगे क्योंकि b लेके ही आगे आपको दूसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना है। तो बहरहाल आपके पास अगर सवाल में सिर्फ स्लोप और y इंटरसेप्ट होता, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके पुट कर लेते जैसे अब तक करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे कहा है कि आपको पहले तो फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है, पहले आपसे कहा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताएं क्या है जब ये 2 पॉइंट्स गिवन है, और सेकंड पार्ट में कहा कि जो अबव इक्वेशन आएगी उसमें से y इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू बताएं क्या होगा। तो पहले पार्ट में आपको इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो इक्वेशन जिस तरह पीछे आपने निकाली वैसे ही यहाँ पर आएगी। आपने लेट किया a और b, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट फॉर्म सॉल्व किया। सिंप्लीफिकेशन करने पर यहाँ माइनस और माइनस आपस में प्लस किया, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास 4/3 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर है y माइनस 10 के। अब जाहिर है वो वाला जिस तरह सवाल किया वैसे ही ये सवाल हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन आपको अब तक करना आती है, उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं कर रहे। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास y बल्कि x और y दोनों इक्वेशन की फॉर्म में आ गए। तो 4x माइनस 3y माइनस 26 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। जो पहला पार्ट था सवाल का वो आपने बता दिया। अब सेकंड पार्ट में आपसे कहा है कि इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप बताएं कि स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। तो सेकंड पार्ट आपके पास जो बी पार्ट है उसके लिए आप कहेंगे सिंस जो ऊपर आपने इक्वेशन निकाली वो ये है, इसमें से मुझे y पॉजिटिव चाहिए क्योंकि आपने बाद में कंपेयर करवाना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से जिसमें y पॉजिटिव होता है। तो मैंने y को उधर भेजा, बाकी सारी वैल्यूज इधर रहने दी। तो 4x माइनस 26 इक्वल टू 3y। अब 3y में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो y विल बी इक्वल टू 4x माइनस 26 होल डिवाइड बाय 3। ये आपकी इक्वेशन y के टर्म्स में आ गई। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करना है तो आपके 4x अपॉन 3 और माइनस 26 अपॉन 3 दोनों के साथ आएगा। आपने क्या करना है इसके बाद कंपेयर करवाना है विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस b। अब जहां पर y है वो y एज इट इज, जहां पर x है वो x एज इट इज, जहां m है उसकी जगह वो वैल्यू होगी। तो आप कहेंगे कंपेयर करवा रहे हैं तो हेयर स्लोप m जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बराबर आएगा 4/3 के, और यहाँ पर प्लस b है तो प्लस साइन तो नहीं माइनस साइन है, मतलब यहाँ पर अगर प्लस होता तो ये माइनस 26/3 वैल्यू है।
तो आपके पास नेक्स्ट जो बोला था सवाल में कि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बताएं, तो आप बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट दैट इज बी बराबर है आपका -26/3। तो कंपेयर करवाने पर बी आपके पास -26/3 आंसर आ रहा है। और यही आपके सवाल में कहा था कि ये दो पार्ट्स हैं, आपने अलग अलग पार्ट की हेडिंग डाल के, यहाँ तो मैंने ए पार्ट मेंशन नहीं किया लेकिन बी मेंशन किया है, तो अलग अलग हेडिंग डाल के आपको ये सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन या तो गिवन होगी या आपको खुद बनानी होगी बाय यूजिंग दीज कंडीशंस। और उसके बाद जब इक्वेशन आएगी तो आप कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर करवा के y इज इक्वल टू mx प्लस b, तो आपके पास m क्या है यानी स्लोप क्या है और आपके पास इंटरसेप्ट क्या है, वो कंपेयर करवा के फाइनल आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आप हाईलाइट कर लें और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इससे पहले हमने जितने भी फॉर्मूले थे जैसे कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप फॉर्मूला, इसके अलावा आपके पास स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसके अलावा 2 पॉइंट फॉर्म ने सीखा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा, और ये आखिरी आपके पास टॉपिक है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सारे फॉर्मूले आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या आपको स्लोप डिस्टेंस वगैरह ये निकाल के देते हैं। तो जब भी मेरे पास एक पॉइंट और स्लोप गिवन होगा हम स्लोप पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरे पास स्लोप नहीं है, दो पॉइंट्स गिवन है, तो 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे स्लोप और एक इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ही ज्यादातर गिवन होगा तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू mx प्लस b की इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। अब सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 89, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 83 भी आपके पास होगा, उसमें आप दो पॉइंट्स गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करके इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए आपको डाटा देखना है सवाल में क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला आपने अप्लाई करके इक्वेशन बना लेनी है। यहाँ पर हमें जो डाटा गिवन है उसके अंदर एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन है, तो हम उस एक स्लोप और एक पॉइंट की वजह से स्लोप पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर आपके पास ये दो कंडीशन गिवन है, आपने हवाला दिया स्लोप पॉइंट फॉर्म का, तरीकेकार सोल्यूशन का आपको पता है, हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से करना है। लेट किया ए और स्लोप, जब आपने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की y माइनस 7 इक्वल टू 2/3 x माइनस 3, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू y माइनस 7 और ये 2 इंटू एक्स माइनस 3। सिंप्लीफाई कर लें, ये सारी वैल्यू 3y माइनस 21 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि मुझे x पॉजिटिव चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर 2x माइनस 6 माइनस 3y प्लस 21 और 2x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन सवाल में कहा था क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर कि फाइंड करके बताएं जब एक पॉइंट है और आपके पास उसका स्लोप ये है, लेकिन इक्वेशन तक आपको रोका नहीं गया, आगे मजीद कहा कि मुझे उस इक्वेशन के x और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज भी बताएं। तो x और y इंटरसेप्ट की वैल्यू x को a से रिप्रेजेंट करते हैं, y इंटरसेप्ट को b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट निकालने हैं तो पीछे जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, क्योंकि स्लोप भी हमारे पास गिवन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमें सिर्फ एक इंटरसेप्ट मिलता, दैट इज y इंटरसेप्ट। दो इंटरसेप्ट अगर चाहिए तो हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमने फॉर्मूला पीछे सीखा था, इस फॉर्मूले की मदद से x और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो आपने इस तरीके की इक्वेशन में अपनी इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन 1 को आप लेंगे तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हेडिंग वगैरह नहीं डालनी आपकी, मैंने टॉपिक की हेडिंग डाली है, उधर लिखना भूल गया था। तो बहरहाल यहाँ से काम है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपकी क्या है 2x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास 2x माइनस 3y तो इधर ही रहेगा क्योंकि x और y की वैल्यूज लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू 1 यानी कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड पे होगी। तो 0 की जगह मुझे 1 चाहिए, मैं इस 15 क्योंकि कांस्टेंट है अगर उधर शिफ्ट कर दूं तो ये -15 हो जाएगा। आप इस तरीके से एरो डाल दें कि आपने उधर शिफ्ट किया है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे डिवाइड करूं कि मेरे पास वैल्यू 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड्स बाय -15, क्योंकि -15 इधर है तो -15 से ही डिवाइड करना है। 15 से डिवाइड अगर कर दूंगा +15 से तो मेरे पास -1 आएगा, मुझे यहाँ +1 चाहिए। तो मैंने बोथ साइड -15 से डिवाइड किया तो ये भी -15 से डिवाइड होगा और ये वैल्यू भी -15 से डिवाइड होगी। अब ये माइनस और माइनस आपस में ये डिवाइड हो रहे हैं, ये प्लस में हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस आपने पढ़ा हुआ है, और 15 एक ही टेबल में आते हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली 3 और 15 ये भी एक ही टेबल में आते हैं, 3 5 टाइम्स, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब
2x अपॉन -15 को मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होती है उसे हम डिनोमिनेटर में बेच के डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास x अपॉन -15 डिवाइड बाई 2 इस वैल्यू को लिखा जा सकता है। पीछे मैंने आपको ये बताया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बोला जा रहा है कि x अपॉन, फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे वाली वैल्यू लेता हूँ, x अपॉन -15 अपॉन 2, ये वैल्यू x डिवाइड हो रही है -15 अपॉन 2 से। आपने पढ़ा था जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है डिवाइड के साइन को तो जो उसके बाद वैल्यूज हैं वो उलट जाती हैं। तो 2 अपॉन -15 एंड में आप इसे सिंप्लीफाई कर लें 2x अपॉन -15, ये वैल्यू आपकी इधर लिखी हुई है पहले से। तो आपकी ये वाली वैल्यू x अपॉन -15 अपॉन 2 के बराबर है। ये चीज आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये सारी कैलकुलेशन अब आपको बार बार नहीं करनी है। पीछे जब चैप्टर 5 हमने पढ़ा था वहां पर ये इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट कह सकते हैं जो वैल्यू न्यूमरेटर में है उसे आप डिनोमिनेटर में भेज के डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको वापस ऊपर भेजेंगे तो ये x के साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपके पास x अपॉन -15 अपॉन 2 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1, ये एक्सप्रेशन आ गई बिल्कुल उस तरीके से जैसे हमें चाहिए। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग विद टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपके पास, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। बाय कंपेयरिंग विद टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर ये वैल्यू a की है उसे आपने कहा कि x इंटरसेप्ट की वैल्यू है, जहां पर y के नीचे डिवाइड हो जाए b की वैल्यू होगी तो यहाँ 5 है तो हम कहेंगे कि ये b की वैल्यू है। तो आप यहाँ पर कहेंगे हियर x इंटरसेप्ट जिसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a यहाँ पर -15 अपॉन 2 के बराबर है। ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हुए हमने कंपेयर करवाया। और सिमिलरली b हमारे पास 5 के बराबर है, y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू 5। और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। जब भी आपको कहा जाए कि x और y इंटरसेप्ट आपने निकालना है, आपने अपनी इक्वेशन को इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। इसका एक और तरीका भी होता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट अगर मैं थोड़ा सा और समझाऊं कि अगर आपके पास ग्राफ की बात करें जो कि आपने इधर इस चैप्टर में सीखने हैं, x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो ओरिजिन से x के ऊपर आ रही हो। तो जब x इंटरसेप्ट यानी इसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां ओरिजिन से लेके जिस x एक्सिस पे लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, लाइन टकरा रही है, लाइन कट कर रही है x एक्सिस को, ओरिजिन से लेके वहां तक का डिस्टेंस x इंटरसेप्ट होता है। अब इधर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, x की कोई ना कोई वैल्यू है उसको हम a कह रहे हैं, और y हमेशा 0 होगा। तो अगर मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए, मैं अपनी इक्वेशन 1 के अंदर अगर y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, मेरे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपका जो y इंटरसेप्ट है वो यहाँ b से रिप्रेजेंट कर रहे, ओरिजिन से लेके जो लाइन आपके y इंटरसेप्ट y एक्सिस को कट कर रही है उसे हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन पे x की कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा 0 होगी, y की कोई ना कोई वैल्यू होगी उसको हमने b से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मेरे पास जो भी y का आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू y इंटरसेप्ट। आप चाहे तो अपने पास ये वाला कॉन्सेप्ट इस सवाल में इस इक्वेशन 1 में ट्राई करके देख लें। एक दफा x इज इक्वल टू 0 पुट करें, y इंटरसेप्ट b आ जाएगा। एक दफा y इज इक्वल टू 0 पुट करें, आपके पास x इंटरसेप्ट a आ जाएगा। तो ये आपके पास दो तरीके होते हैं। मैं इस तरीके को फॉलो करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है, वहां पर आप कंफ्यूज होके आगे पीछे वैल्यू कर सकते हैं। तो ये वाला तरीका आपने अप्लाई करना है अपने सोल्यूशन में। चलें अभी आपका क्वेश्चन नंबर 68 डिस्कस कर रहा हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन थी। इसमें आपसे कहा है कि दो पार्ट्स है। पहले पार्ट में कहा है कि स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन है। जब भी स्लोप और उसका y इंटरसेप्ट गिवन होगा, आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस b। आपकी किताब में y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ है, कुछ जगह पर लोग प्लस b लिखते हैं, कुछ प्लस c लिखते हैं। हम यहाँ पर प्लस b इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में y इंटरसेप्ट को b से रिप्रेजेंट किया है। तो क्योंकि यहाँ पर भी y इंटरसेप्ट को ही b से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज c से भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है। y इज इक्वल टू mx प्लस b। यहाँ पर स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन है 2/3 और 1/2। वैल्यूज पुट करें, एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर 6y इक्वल टू 4x प्लस 3, क्योंकि जर्नल फॉर्म में इक्वेशन देनी थी, मैंने 6y उधर शिफ्ट किया। 4x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपकी जर्नल फॉर्म आ गई ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी यही काम करना है, लेकिन वहां कंडीशन डिफरेंट होगी। अब कंडीशन को देखते हुए आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये आपको सोचना है।
आपको मैंने बहुत सारे फॉर्मूले सिखाए जिसमें से अगर आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप हो तो आप ये वाला इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म इसको कहते हैं। दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म यही है, बस स्लोप का फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर दिया हमने। तीसरा आपके पास ये फॉर्मूला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि अगर मेरे पास स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। चौथा, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए उसके मुताबिक कि मेरे पास अगर 2 इंटरसेप्ट गिवन है तो मैं अपने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करूंगा। तो कंडीशन बेस्ड सोल्यूशन होगा ये। यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन उसमें एक पॉइंट और एक स्लोप की वैल्यू गिवन है, तो आपने हवाला दिया अकॉर्डिंग टू स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म की है, वैल्यूज पुट करेंगे और फिर उसके बाद आपके पास सिंप्लीफिकेशन हुई थी। यहाँ पर -6/5 m की वैल्यू है, y1 और y2 पुट कर दिया, y1 और x1 इनको 5 को उधर भेज के मल्टीप्लाई करवा दें और -6 इधर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आएगी और कांस्टेंट सारी मैंने राइट साइड पे और वेरिएबल x और y वाली सारी लेफ्ट साइड पे कर दी हुई। कांस्टेंट के पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं और कांस्टेंट को आपने फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, 3 उधर भेजे, मल्टीप्लाई करें, आपके पास सिंप्लीफाई करने पर ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। जाहिर है पूरा काम हुआ हुआ है, आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, एक एक स्टेप समझाऊं, आपके पास सारा सोल्यूशन है, इसको थोड़ा सा गौर से देख लें। यहाँ पर 18x + 15y - 65 = 0 ये इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन मकसद सारा एक ही फॉर्मूले यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो फॉर्मूला कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, अगर वो आपके फॉर्मूले में बेस्ट सूट कर रही है तो जो भी फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग है वो आप इस्तेमाल करें और अपनी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले अपने इस क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन नंबर 29। आज आपका ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ। ग्राफ में आपके पास पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ होते क्या हैं, ग्राफ पेपर होता कैसा है। ग्राफ पेपर अब आप सबने देखा हुआ है, बचपन से वैसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मैट्रिक क्लास में भी ग्राफ आपने सीखे थे, अगर सीखे थे तो ग्राफ पेपर में आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, वो स्मॉल बॉक्सेस मिलके कुछ लार्ज बॉक्सेस बनाते हैं। तो ग्राफ में आपके पास ग्राफ पेपर इस्तेमाल किया जाता है। अब ग्राफ आपके कुछ कैटेगरी होती है, एक आपका होता है लाइन ग्राफ, दूसरा होता है आपके पास बार ग्राफ, तीसरा होता है पाई चार्ट या पाई ग्राफ, और भी बहुत कैटेगरी डिफरेंट होती है, लेकिन ये कुछ मेजर आपके पास 3 टाइप्स होती है, जिसमें से पहली टाइप दैट इज लाइन ग्राफ, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो हम सीख रहे हैं। अब ग्राफ से रिलेटेड मैंने एक डिटेल लेक्चर आपको दिया हुआ है, अपलोडेड है यूट्यूब पे आपके पास, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, मैंने उसका नाम रखा था। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनता क्यों है, ग्राफ होता क्या है, उसकी सारी डिटेल उधर मौजूद है। अब अगर आप वो लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो आपको ये वाला सवाल सॉल्व करना कुछ आसान हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर पहले समझा रहा हूँ, उसको समझ लें। आपके पास यहाँ पर किताब का 29 क्वेश्चन है, उसमें एक इक्वेशन गिवन है और सवाल में कहा है कि आपने इस इक्वेशन को प्लॉट करना है। अब प्लॉट जब भी वर्ड यूज होगा तो इसमें मतलब ग्राफ पेपर यूज किया जा रहा होगा, ग्राफ पेपर के ऊपर आपका सारा काम होगा। तो ग्राफ पेपर में आपने वैल्यूज प्लॉट करनी है, तो पहले आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि प्लॉट क्या करनी है। तो क्वेश्चन उतारना है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है और अंडरलाइन फिर आपने करना है ब्लैक से। ये आपके पास पहली इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में आपके पास y = जो भी वैल्यू है इस टर्म के अंदर आ रही है। आपको हमेशा अपनी वैल्यू किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकी सारे एक जैसे वेरिएबल राइट साइड पे, यानी y है तो y लेफ्ट साइड पे होगा, बाकी सारी x की वैल्यू, अब x² है, x³ है या सिंपल x की वैल्यू 1 है पावर, तो आपके पास राइट साइड पे होगी। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी y की टर्म में, y = दिस। अब y इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन का मतलब कि जो डिपेंडेंट हो किसी दूसरे के ऊपर। अब y मेरा डिपेंडेंट है x के ऊपर, मैं x अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर दूंगा, y उसके रिस्पेक्टिवली चेंज होगी। तो आपने इसको इक्वेशन 1 कहा, y आपका फंक्शन है x का, क्योंकि फंक्शन मतलब जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो। अब x = -1 में पुट कर रहा हूँ, ये अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू अपनी मर्जी से मैं पुट कर रहा हूँ, लेकिन y उसके लिहाज से चेंज होके मुझे 7 मिल रहा है। मैंने यहाँ पे x की जगह -1 पुट किया, -4 + 3, तो आपके पास 7, एक कोऑर्डिनेट -1, 7 आ गया। सिमिलरली x = 0 पुट कर रहा हूं, तो आपके पास y सॉल्व होके 3 आंसर देगा, आपके पास 0,3 दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। ये कोऑर्डिनेट जो आपके पास आ रहे हैं इसमें x इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब जो आप अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं, और y डिपेंडेंट है x का, क्योंकि x चेंज होगा तो y भी उस लिहाज से चेंज हो जाएगा।
तो आप पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, y आपके पास सॉल्व होके आंसर -1, 1, -1। तो y आपको उस लिहाज से मिल रहा है जिस लिहाज से आप x की वैल्यू खुद से अज्यूम करके पुट कर रहे हैं। यहाँ वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से सोच के काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर 2 के बजाय आप लेट्स सपोज 10 रख लेते, 100 रख लेते, 1000 रख लेते, लेकिन उस लिहाज से फिर y आपको चेंज होके मिलता, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू हमने रखनी नहीं है, ग्राफ में छोटी वैल्यू, क्योंकि स्केल हमने छोटा लिया है। अदरवाइज अगर हम बड़ी वैल्यू रखेंगे तो हमें ग्राफ भी बड़ा स्केल बना के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू बल्कि x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y की वैल्यू -5 आ गई। तो 2, -5 ये आपके पास 4 वैल्यूज निकालनी है, आप 5 निकाल लें, आप 7 निकाल लें, आपके ऊपर आप जितनी ज्यादा वैल्यूज निकालेंगे उतनी एक्यूरेट लाइन बनेगी, उतना एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। लेकिन 4 पॉइंट से भी ग्राफ बन जाएगा। आपने यहाँ पर लिखा देखो टेबल ऑफ वैल्यूज, टेबल बनाया कि x की किस किस वैल्यू पे y की कौन कौन सी वैल्यू आ रही होगी। तो आपके पास यहाँ तक जो काम है वो रजिस्टर पे होगा और ये सोल्यूशन तक का हिस्सा था। अब इसके आगे का काम आपने ग्राफ पेपर पे करना है। ज़ाहिर है बोर्ड में पूरा ग्राफ पेपर तो ड्रॉ कर नहीं सकता, आपके पास ग्राफ पेपर है। आपके ग्राफ पेपर में जो पहला हिस्सा है उसको आपने स्केल के लिए छोड़ा, यानी कि अगर आपका ग्राफ पेपर यहाँ पर मैं कहूँ ये ग्राफ पेपर है, इसका जो पहला हिस्सा जो पहली रॉ है ये आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें स्केल लिखेंगे जो यहाँ पर मैंने लिखा है स्केल ऑन एक्स एक्सिस पे स्केल एक स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट के। अब ग्राफ डिटेल में आपको उधर लेक्चर में अटेंड करना है, यहाँ पर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवीजन हो रही है, तो आप लोगों को ये अब इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, इतनी डिटेल में दूसरे लेक्चर्स मौजूद है। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस वन स्मॉल बॉक्स बराबर है 0.2 यूनिट का। 0.1 ही क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ चेंज और एक्स एक्सिस पे चेंज क्यों लिया, क्योंकि एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जा रही थी और मेरे पास ग्राफ में जो लाइंस हैं वो 3 और -3 तक जा रहा था, लेकिन y मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम 7 और नेगेटिव में -5 जा रहा था। अगर मैं यहाँ पे 0.1 लेता तो मेरे पास जिस तरह x में 3 तक वैल्यू गई है y में भी 3 तक वैल्यू जाती, तो 3 के बाद में -5 और +7 कैसे प्लॉट करता है, इसलिए मैंने 0.2 ले लिया, 1 यूनिट और ज्यादा बढ़ा दिया, 0.1 के बजाय था 0.2 यूनिट ले लिए। तो 0.2 से मुझे 7 भी मिल जाएगा और -5 भी मिल जाएगा। अब ये जो हमने स्केल सेट किया, जाहिर है आपके पास अब ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके जैसे यहाँ पर बना है। बाकी जो बची हुई वैल्यूज है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है पेपर का, वहां पर आपके पास ड्रॉ होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे, एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पे। ये लाइंस आपके पूरे उस पेपर को आधे में तकसीम करनी चाहिए, जो ऊपर आपने लाइन छोड़ी है उसके अलावा बाकी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रॉज या लाइंस बची हैं उसको इक्वल हाफ में तकसीम करना है। तो यहाँ पर आपने जब तकसीम किया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। तो आपके पास ये क्वाड्रेंट सिस्टम कहलाता है। आपके एक्स या वाई एक्सिस, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 को कहते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट मतलब 4 हिस्से हैं और हर हिस्से के हिसाब से वैल्यू उधर प्लॉट होगी। तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट है। अब यहाँ तो मुझे चारों क्वाड्रेंट का कहीं ना कहीं काम इस्तेमाल हो रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट ऑल्सो इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन बाकी 3 क्वाड्रेंट इस्तेमाल हुआ है। आगे चल के अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट इस्तेमाल हो रहा है तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे। आगे चल के अगर सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट इस्तेमाल हो रहा है तो आप सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, बाकी तीनों क्वाड्रेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये ग्राफ के लाइंस ड्रॉ की, फिर आपने स्केल जो सेट किया था उसके रिस्पेक्टिवली अपना जो भी यहाँ पर स्केलिंग है वो आपने ड्रॉ की, यानी कि अगर एक स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट का तो एक स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट, तो 10 स्मॉल बॉक्स 1.0 और मजीद 10 स्मॉल बॉक्स 2.0 और मजीद 10 स्मॉल बॉक्स कर लें तो 3 आपके पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली यही स्केलिंग आपकी नेगेटिव साइड पे पीछे की तरफ होगी, -1, -2, -3। अब यहाँ 0 के बाद 10 स्मॉल बॉक्सेस 2 के हैं, तो अगर 10 स्मॉल बॉक्सेस 2 के तो 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 के हो जाएंगे। तो 1 के बाद यहाँ पर 2, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस 4, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस 6। अगर जगह है तो और आप 8 तक लिखते हैं, अगर जगह नहीं है तो 6 तक आपका काम स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली यही स्केलिंग आप नीचे नेगेटिव के लिए करेंगे। अब आपके पास x की जब वैल्यू 1 थी माइनस की, आपने स्केल की मदद से
यहाँ पर ये जो लाइन ग्राफ की है ग्रीन कलर की, उसको ट्रेस आउट किया स्केल की मदद से रख के, और फिर आपने पेंसिल की टिप से जो ग्राफ की वाई एक्सिस के साथ लाइन चल रही है इसको देखा, जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपका -+7 ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से, जहां पर ये दोनों लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इस तरीके से पॉइंट करेंगे और इसको ऐसे सर्कल आउट कर देंगे। सेकंड आपके पास है 0,3, तो y एक्सिस पे कहीं पे भी आप वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू 0 होगी, तो 0,3 का मतलब जहां पर y की वैल्यू 3 है उसको आइडेंटिफाई किया, 2 और 4 के दरमियान 3 आएगा, 5 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ दें, तो आपके पास 3 को भी इस तरह सर्कल आउट किया। 1, -1, 1 तो आपको x एक्सिस पे यहाँ पर मौजूद है, -1 आपको मेंशन करना है, 0 और 2 के दरमियान -1 होगा, तो 0 के बाद 5 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ दें, -1 वैल्यू आएगी, और उसी तरीके से यहाँ पर आपने लाइन को ट्रेस आउट किया, आपके पास ये पॉइंट आ गया, इसको सर्कल आउट कर दिया। लास्ट आपका 2, -5, तो 2 और -5 ये वाली लाइन आपने देखी, जहां पर पॉइंट था उसको प्लॉट किया, सर्कल आउट कर दिया, फिर इन सारे पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला दिया। एंड में आपकी ये जो लाइन आई है, इसके आगे इधर एरो नहीं बनाए, इधर एरोस बना ले। ये आपके पास जो लाइन आई है अब, ये आपकी इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है। तो जो आपकी यहाँ पर ग्राफ में लाइन आई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, सवाल में आपको पूरा ये इस तरीके से इक्वेशन दिया होता और बोला था कि इसको प्लॉट करें, तो वही जो सवाल की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो अब ग्राफ में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, उसके अंदर आपको स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करने को बोला जाएगा, तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अस्सलाम वालेकुम क्लास, यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर मैंने अभी डिस्कस कर लिया है 98, और अब 110 डिस्कस कर रहा हूँ। 98 के अंदर सिंपल आपसे क्या है, ग्राफ ड्रॉ करें, प्रॉफिट फंक्शन एक गिवन है और उसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स की वैल्यू कहा है कि इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 8, तो 2 से 8 तक यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी वैल्यूज एक्स की आपने पुट करनी है। जो पी ऑफ एक्स आपको प्रॉफिट फंक्शन गिवन है इक्वेशन के अंदर, 10x -18 -x² सवाल है, तो आपने इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे, और उसके बाद फिर कहा है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपके पास ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, आपको प्लॉट करना मैं वैल्यूज बता चुका हूँ, वरना इसके अलावा आपका लेक्चर और भी मौजूद है ग्राफ में कैसे वैल्यूज प्लॉट करते हैं। आपने जब ग्राफ वैल्यू प्लॉट की तो इस तरीके से आपका कर्व बना, और उसमें आपसे जो बोला था कि आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब जो पीक ऑफ द कर्व होगी, तो पीक ऑफ द कर्व को आप यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू प्रॉफिट की आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू वाई की यहाँ पर है 7, तो इसका आंसर सिंपल प्रॉफिट फंक्शन के थ्रू आपने निकाल लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 7 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, तो वो 7 आ रही है। तो 110th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x² - 3x + 1, इसकी आपने वैल्यूज बतानी फॉर x इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये आपके पास 6 वैल्यूज हैं, और इन वैल्यूज पे आपने अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद बोला है लोकेट द वर्टेक्स। अभी मैंने पैराबोला आपको पढ़ाया नहीं, पैराबोला में आपके पास जो इस तरीके की पीक होती है, या जो आपके पास एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिस तरह आपको यू टर्न होता है, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं आपको टर्निंग करनी है, आप पूरा यू टर्न लेते हैं, इस तरीके से आपके पास एक ये आपके पास एक पॉइंट होता है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आती है आपके कर्व की, आपके पैराबोला की। पैराबोला की शेप कुछ इस तरीके से होती है, ये आपके पैराबोला की शेप है। अगर दो पैराबोला में आपस में मिला दूं तो ये एक नई शेप बन जाती है जिसको हम इलिप्स कहते हैं, और इसी पैराबोला, दो पैराबोला का आप उल्टा कर दें तो एक आपके पास हाइपरबोला बनता है। तो हाइपरबोला की शेप आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो बहरहाल इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे, आपके पास यहाँ पर इतनी बस काफी है चीजें कि आपको पैराबोला क्या है वो बताना है। तो आपके एक कोन में से, जैसा आप आइसक्रीम की अगर कोन खाते हैं तो कोन आप सबने देखी भी है, उस कोन में से ये 3 शेप्स निकल के आती हैं जिसको आप कहते हैं पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। उसमें से आपको पैराबोला यहाँ पर सीखना है। तो पैराबोला अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर ग्राफ में देख रहे हैं कैसा नजर आता है। तो इस तरीके का आपको नजर आता है, यहाँ पर जो आपकी ये लाइन ड्रॉ हुई है ये पैराबोला की लाइन। अब यहाँ पर आपके पास जो 110th क्वेश्चन है इसके अंदर ये आपका ग्राफ बनेगा। आपको पता है फर्स्ट आपकी रॉ स्केल के लिए छोड़नी है कि फॉर ऑन एक्स एक्सिस या ऑन वाई एक्सिस आप एक स्मॉल बॉक्स कितने का ले रहे हैं। तो मेरे पास क्योंकि जब वैल्यूज निकाली एक्स और वाई की तो एक्स पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, यानी एक्सेस आपका एक्स का पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, लेकिन वाई की सारी वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव आ रही हैं।
तो y आपका पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव y एक्सिस जीरो होगा, नेगेटिव y एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपने ग्राफ पेपर में अपने मिड में यानी कि आपने बीच में तकसीम कर दिया y एक्सिस को, ताकि आपको x एक्सिस जितना है उतना ही नेगेटिव x एक्सिस भी आ जाए, तो x एक्सिस इधर नेगेटिव x एक्सिस इधर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेकिन जो y एक्सिस है मुझे नेगेटिव y की जरूरत नहीं, तो मैंने पूरा आपका सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस यूज किया। तो आपका लास्ट वाली जो रो है उसके ऊपर आपने इस तरीके से x एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब x एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट का लेंगे। अब स्केल लिखना आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर आप इस तरीके से स्केल की हेडिंग डालते हैं और फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं ऑन एक्स एक्सिस वन स्मॉल बॉक्स कितने का है, और सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस वन स्मॉल बॉक्स कितने का है। तो ऑन एक्स एक्सिस वन स्मॉल बॉक्स मेरे पास 0.1 यूनिट का है, लेकिन ऑन वाई एक्सिस वन स्मॉल बॉक्स 0.2 यूनिट का मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि स्केल क्या रखना है। अब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +3 है, तो इधर +3 उधर -3 रखना है। तो 3 आपके पास है, तो मेरे पास इतनी जगह है कि अगर मैं एक स्मॉल बॉक्स 0.1 का लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक लार्ज बॉक्स 1, 2 लार्ज बॉक्स 2 और 3 लार्ज बॉक्स तक की जगह है, तो 3 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अगर कोई वैल्यू होती है तो फिर जाहिर है मुझे इधर भी 0.1 के बजाय 0.2 यूनिट्स लेना पड़ता। सिमिलरली आपके पास वाई एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स अगर 0.1 का लेता और अगर मेरे पास टोटल 7 बॉक्सेस आ रहे हैं या 8 बॉक्सेस आ रहे हैं, 8 पे आपके पास लाइन आ रही होगी, कुछ के हो सकता है 8 बॉक्सेस पूरे आ रहे हो, तो बहरहाल अगर इस तरीके की कंडीशन है तो आपके पास 0.2 यूनिट है। कुछ जगह पर ऐसा हुआ कि आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर आपकी 16th वैल्यू आ रही होगी, यहां तक 14 आ रहा होगा आपके पास मैक्सिमम, तो वहां पर भी आपका 0.2 यूनिट रख के काम हो जाएगा। तो आपने y एक्सिस 0.1 रखा तो वहां पर वैल्यूज आपके पास पूरी नहीं आ रही थी, इसलिए आपने y एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 0.2 यूनिट का रखा, ताकि एक लार्ज बॉक्स 2, दो लार्ज बॉक्स, एक लार्ज बॉक्स और दो लार्ज बॉक्स मिला के 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14 के बाद आपकी जगह खत्म हो गई होगी, उसके पास होगी जगह तो 16 तक ले जाए, अदरवाइज जगह खत्म हो गई तो 14 तक, क्योंकि आपको 15 प्लॉट करना है। 15 आपका वाई एक्सिस के नीचे ही आ रहा है, इस एरो से नीचे आ रहा है। आप 14 के बाद 5 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करें तो ये वैल्यू 15 की आ जाएगी, तो 15 आप यहाँ डायरेक्ट प्लॉट कर लेंगे। हाँ, अगर आपके पास 15 नहीं आ रहा होता, 15 इस लाइन से भी ऊपर जा रहा होता कहीं, तो फिर आपको स्केल चेंज करना पड़ता, फिर आप स्केल 0.2 के बजाय 0.3 या 0.4 यूनिट्स ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके पास इस तरीके से कंडीशन नहीं आ रही, तो आपने 0.2 वाई एक्सिस पे और 0.1 एक्स एक्सिस पे स्मॉल बॉक्स की वैल्यू रखी। अब आपने -2 पे स्केल की मदद से आए और पेंसिल की टिप से आपने यहाँ पर देखा 15 कहां पर आ रहा है, तो मेरे पास 15 क्योंकि मैंने इधर ड्रॉ किया इधर आ रहा है, तो आप पेंसिल की टिप से पकड़ के इधर आएंगे, 15 का आ रहा है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर आपने सर्कल करके सर्कल आउट कर दिया, स्पॉट लगा के सर्कल आउट कर दिया। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है -1 पे 6, तो -1 पे 6 ये पॉइंट आ रहा है, इसको डॉट लगा के सर्कल आउट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है 0,1 यानी कि 0 आपके पास x है और y की वैल्यू 1 है, तो y एक्सिस पे x हमेशा 0 होगा, तो यहाँ पर 1 इधर कहीं आ रहा है। सिमिलरली 1,0 तो 1 x एक्सिस पे, 0 का मतलब y एक्सिस पे, y एक्सिस पे आपकी सारी वैल्यूज x एक्सिस पे सारी वैल्यूज y की 0 होती है और y एक्सिस पे सारी वैल्यूज x की 0 होती है, ताकि 1,0 उधर प्लॉट होगा और लास्ट आपके पास बल्कि सेकंड लास्ट है 2,3, तो आपने जब x की वैल्यू 2 थी तो आपने यहाँ पर 2,3 इधर प्लॉट किया, तो 2,3 यहाँ पर आपके पास वैल्यू आई, और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे 3,10, तो 3,10 की वैल्यू आपके पास 3 से ऊपर लेके गए, 10 आपके पास यहाँ पर आ रहा था। तो इस तरीके से आपने अपनी सारी वैल्यूज प्लॉट कर दी। जब आपने इन सारी वैल्यूज को प्लॉट कर दिया तो फिर अब आप यहाँ पर इस तरीके से कर्व लेके आएंगे, और ये आपके पास एक कर्व फ्री हैंड से, ये स्केल की मदद से नहीं हो रही, आपने अपने हाथ की मदद से कर्व ड्रॉ करना है, और फिर उस कर्व को ड्रॉ करने के बाद आपके पास इस तरीके का एक कर्व जब बन जाएगा, ये कर्व बनेगा पैराबोला का। ये जो कर्व है ये कहलाता है पैराबोला, ये शेप है पैराबोला की। अब इस शेप को फिर आपने यहाँ पर सवाल में कहा था कि लोकेट करें वर्टेक्स का है, तो वर्टेक्स उस पॉइंट को कहते हैं जो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा होता है उस ग्राफ के अंदर, उस जो कर्व है उसके अंदर। तो अगर इस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट देखें तो यहाँ पर 1,0 है। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब आपकी पीक ऑफ द जो कर्व है, पीक ऑफ द ये आपका ग्राफ है, ये क्या आ रही है। अब पीक आपकी ऊपर भी हो सकती है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, नीचे भी हो सकती है जिसको हम ट्रफ कहते हैं। तो आपने फिजिक्स में पिछले सालों कभी पढ़ा होगा क्रस्ट एंड ट्रफ, वेव के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है।
तो अपर पीक हो या लोअर पीक हो, पीक आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1,0 पे आ रही है। तो जहां पर आपके पास इस तरह से नोक निकली हुई होगी, जिस तरह पहाड़ की चोटी होती है, वो नोक निकली हुई होगी ग्राफ के कर्व में, उस कर्व को, उस पॉइंट को आप कहेंगे ये वर्टेक्स है ऑफ द पैराबोला। तो उस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया 1,0 और एरो बना के बता दिया कि ये वर्टेक्स है। तो सिंपल आपके पास इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा। अब यहाँ पर आपका मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, पैराबोला। पैराबोला होता क्या है? पैराबोला मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास जिस तरह आइसक्रीम कोन लेते हैं, उस कोन को अगर आप 3 मुख्तलिफ तरीके से कट करें, फॉर एग्जांपल ये आपकी कोन है, ऊपर आपके पास ये सर्कल आता है, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये जो कोन का टॉप है ये सर्कल आएगा। वहीं पे आप इसको ऐसे कट कर दें तो आपके पास यहाँ पर अब जो ये कट होगा, ये आधा हिस्सा, ये कहलाएगा पैराबोला। पैराबोला को हम अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से नजर आता है। वहीं पे आप अगर इस दोनों साइड को काउंट कर लें, दोनों पैराबोला को आपस में, तो जिस तरह अंडे की शेप होती है, एग की शेप, वो एलिप्टिकल होती है, एलिप्स उसको हम कहते हैं। वहीं पे अगर आप इसको उलट के, यानी कि आप बीच में से कट करें, कोन को घुमा दें, तो आपके पास 2 पैराबोला अगर इस तरीके से आ जाए तो ये शेप आपके पास कुछ हद तक हाइपरबोला की होती है। यहां पर आपने पैराबोला को समझना है कि पैराबोला क्या है। तो पैराबोलिकल शेप आपकी ये है। तो पैराबोला आपके शेप एक है ज्योमेट्रिकल शेप जो कि सर्कल से ऑलमोस्ट रिजेंबल करती है। जब हम कोन को कट करते हैं तो आपके पास इस तरीके से एक नई शेप आती है, जनरेट होती है, उसको हम पैराबोला कहते हैं। अब पैराबोला में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको समझने। पहला पॉइंट आपके पास है कि वर्टेक्स क्या होता है। आपके पास अगर ये पैराबोला को एक इस तरह का गिवन है, तो जो टर्निंग पॉइंट है, जहां पर आपके फॉर एग्जांपल गाड़ी यू टर्न करती है, तो जिस पॉइंट पे गाड़ी कंप्लीट टर्न होती है उससे आगे मजीद नहीं जा पाती। इसी तरीके से आपके पास जो पॉइंट है, अगर वो यहाँ था, फिर वो इस तरीके से ट्रैवल करते हुए यहाँ पर आएगा, टर्निंग पॉइंट आया कि अब उसको वापस पीछे की तरफ जाना है। वो जो टर्निंग पॉइंट है उसे आप वर्टेक्स कहते हैं ऑफ द पैराबोला। ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट होता है ग्राफ का, उस कर्व का। ये जो ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं इसका मैक्सिमम पॉइंट ये वर्टेक्स कहलाता है, यानी इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती कोई भी आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट एक्स या वाई का। तो आपका वर्टेक्स, अब इसके पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? आपके जो एक्स और वाई की वैल्यू आती है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है। 2 तरीके हैं, या तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लें, वहां से आप बता दें, या दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मूला याद कर लें और डायरेक्ट वर्टेक्स की वैल्यू बता दें, वर्टेक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो जाहिर है आपको ये याद करके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आएगा तो इसके थ्रू आपने आंसर निकाल के बताना है। तो उसका फॉर्मूला ये, एक्स की वैल्यू आएगी -b/2a और y की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ b² - 4ac होल डिवाइड बाय 4a। ये आपके पास x और y के फॉर्मूले हैं जो कि याद करेंगे, वर्टेक्स का आंसर आएगा। a, b और c क्या है? आपके पास जब भी कोई इक्वेशन गिवन होगी पैराबोला की, वो इस फॉर्म में गिवन होगी। अब अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन गिवन है, उसमें आपके पास यहाँ जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, पैराबोला क्योंकि कर्व है, तो कर्व जब भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पर आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें x की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम 2 है, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अगर इस इक्वेशन की मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x की, क्या आएगी, तो उसको आप कहते हैं कि उस इक्वेशन के रूट क्या होंगे। जो आंसर सोल्यूशन सेट आता है उसको हम रूट कहते हैं इक्वेशन की टर्म्स में, उसको कहा जाता है रूट ऑफ द इक्वेशन। तो जब भी पैराबोला की इक्वेशन गिवन होगी तो उसकी रूट निकाल लें, तो रूट ऑफ द इक्वेशन इस फॉर्मूले से आएगी। तो रूट ऑफ द इक्वेशन यहां से आपने निकाल लिया। अब ये आपके पास फॉर्मूला सिंपल सा है रूट ऑफ द इक्वेशन का। नेक्स्ट आपके पास अब यहाँ पर एक और चीज आपको समझनी है, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला क्या होगी। अब 2 टाइप आपके पास अमूमन बेशतर तौर पे ये आ रही होंगी जब आप सॉल्व करेंगे। एक आपके पास ओपन हो रहा होगा अपवर्ड, दूसरा ओपन हो रहा होगा डाउनवर्ड। अगर आपको अपवर्ड ओपनिंग देखनी है तो उसके लिए आपने अभी ये क्वेश्चन किया, इस तरह ग्राफ जो बन रहा है, इस तरह की जो शेप आ रही है वो आपके पास कहलाता है कि ओपन हो रहा है अपवर्ड के तौर पे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा इसका खाली है, ये ओपन यूं होता है। सिमिलरली ओपन डाउनवर्ड का मतलब आपके पास जिस तरह ये शेप बनी हुई है, यहां से ये ओपन डाउनवर्ड इस तरह से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर 2 जो शेप्स आपने ऑलरेडी बना ली है ग्राफ में, तो अगर मेरे पास यहाँ इस इक्वेशन में जो a है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट, a अगर मेरे पास ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास जो पैराबोला इट विल ओपन अपवर्ड। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। ये सिंपल सा आपके पास थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, सिंपल कॉन्सेप्ट था पैराबोला का।
तो ये अगर आपको क्लियर है तो इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज, अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों के अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने पैराबोला की थोड़ी सी थ्योरी आपको पढ़ा दी थी कि आपकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, उस पैराबोला की इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं और आपके वर्टेक्स की वैल्यू कैसे आती है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शन समझा दिया था। हमने लास्ट क्लास में ग्राफ भी देखा था, ग्राफ के अंदर आपको कर्व भी बना के देखा था। तो अब यहाँ जो सवालात आगे कर रहे हैं उसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ वाला पोर्शन हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया। अब आपको अगर इक्वेशन गिवन है और उसमें आपको बोला है सिर्फ आपकी इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपकी पैराबोला की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब उस इक्वेशन को देखते हुए आप तीन चीजें निकाल सकते हैं। एक, आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। दूसरा, आपके इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। और तीसरा, उस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106 आपकी किताब का है, 105 है किताब में आपके पास। ये पास पेपर के क्वेश्चन ही हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो इधर आपको इक्वेशन दी है कि y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपके पास गिवन है। इसके तीन पार्ट्स दे दिए कि तीन चीजें मालूम करें। पहले पार्ट में क्या है कि पैराबोला किस डायरेक्शन में ओपन होगा, दूसरे पार्ट में क्या है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स बताएं, और तीसरे पार्ट में क्या है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताएं। तो अब इस आपके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है 105, इसमें जब भी आपको इस तरीके का सवाल है, अब लाजमी नहीं तीनों एक साथ पूछे जाए, आपसे कभी हो सकता है सिर्फ वर्टेक्स बोला जाए, जो भी आपको बोला जा रहा है निकालना है, आपने सिर्फ वही पार्ट अपना सॉल्व करना है जो भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा। यहाँ तीनों एक साथ आ रहे हैं एक ही सवाल में, तो मैं इसलिए सवाल करवा रहा हूँ। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ वर्टेक्स निकालना है, कुछ में सिर्फ रूट्स निकाल के बताना है, कुछ के अंदर आपको डायरेक्शन सिर्फ बतानी है, या एमसीक्यूज के अंदर डायरेक्शन आ जाएगी कि आप बताएं कि ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला क्या होगा। आपने डायरेक्ट देखा कि आपके पास इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है तो ओपन्स डाउनवर्ड, पॉजिटिव है तो ओपन्स अपवर्ड। तो सवाल आपके पास 105 ये गिवन है। आपने सोल्यूशन की प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से करना है, और फिर कहना है सिंस गिवन दैट, जो भी आपकी इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू ये गिवन है, ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्मूला तो खैर आगे अप्लाई होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप a, b और c लेट करते हैं। a और b आपके कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर और x के, c आपका कांस्टेंट है। तो आपने डायरेक्ट कहा हेयर a, b और c की वैल्यू क्या है, ये पीछे आपने पढ़ा हुआ है, पीछे आपको जब इक्वेशन सॉल्व करवाया था तब आपने वहां पे सीखा था। अब यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन के वेरिएबल और उसके कोफिशिएंट वगैरह आ गए। अब a, b और c आपने निकाल लिया। अब पहले पार्ट पे आ रहे हैं। पहला पार्ट आपके पास सवाल में क्या है, डायरेक्शन बताएं पैराबोला की किस डायरेक्शन में ओपन होगा। तो आपने पहले पार्ट के लिए हेडिंग डाली डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। सिंस आप बताएंगे a -1 है, अब नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब लेस देन 0, दैट इज a इज लेस देन 0। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो a इज ग्रेटर देन 0 आप लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी सवाल में अगर आपके पास यहाँ 2 आ रहा है तो आप कहेंगे a इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर आपके डिपेंड कर रहा है कि कौन से इक्वेशन में क्या वैल्यू आ रही है। तो यहां हमारे पास -1 है, एक ही वैल्यू, दैट इज लेस देन 0, देयरफॉर हम कहेंगे पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। जब भी आपके पास वैल्यू एक ही नेगेटिव होगी, जो पैराबोला है वो ओपन्स डाउनवर्ड होगा, और जब आपके पास पॉजिटिव होगी, जैसे यहां पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया, तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड होगा। तो इस तरीके से आपके पास डायरेक्शन डिफाइन होती है सिर्फ a को देखते हुए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हुए। नेक्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट का पीछे मैंने फॉर्मूला आपको कंसाइज वे में करवाया था। एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं -b/2a से, और यहां पर हम वैल्यू निकालते हैं वाई कोऑर्डिनेट की माइनस इंटू ये ब्रैकेट के अंदर b² - 4ac होल डिवाइड बाय 4a। ये एक्स और वाई की वैल्यू आई कहां से, वो आई इसी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से निकाली गई। तो इस इक्वेशन के थ्रू अगर आप याद करना चाह रहे हैं, एक्स की वैल्यू -b/2a और y की वैल्यू अंडर रूट दिस वैल्यू होल डिवाइड बाय 2a नहीं है, इसका स्क्वायर ले लें तो रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4a² की जगह 4a रख लें। तो बहरहाल ये ट्रिक बता रहा हूँ, ऑल्दो यहाँ से नहीं आया ये वर्टेक्स का फॉर्मूला, लेकिन याद करने के लिए आपने ये फॉर्मूला क्योंकि याद किया तो आपको ये भी याद हो जाएगा, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज ये कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहे, वर्टेक्स का तरीका अलग है निकालने का। तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट के हेडिंग दी और कहा कि आपके पास एक्स की वैल्यू थी -b/2a, वैल्यू आपने ऊपर बता दी a, b और c की क्या है, तो b/2a की वैल्यू पुट की, माइनस b की वैल्यू -2 है तो माइनस +2,
ये आपके पास a -1 है, 2 इंटू -1 -2, 2 और 2 एक ही टेबल में आते हैं, कैंसिल करेंगे, प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा, तो x इज इक्वल टू -1, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपने फॉर y कोऑर्डिनेट की स्टेटमेंट दी, आप कहेंगे सिंस y की ये वैल्यू इसके बराबर है, फॉर्मूला ये है b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 4a माइनस के साथ, तो माइनस बाहरी है, b स्क्वायर यानी b की जगह -2 का होल स्क्वायर, -4 a की जगह -1, c की जगह 8 होल डिवाइड बाय 4a, a की जगह -1, तो माइनस अभी बाहरी रहेगा, -2 का स्क्वायर +4 होता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, प्लस 4 इंटू 8 32 होल डिवाइड बाय -4, तो यहाँ पर यही चीज आपने लिखी है। अब +4 और +32 +36 होंगे, माइनस साइन बाहर ही है, डिवाइड बाय -4, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट होगा, या इसको ऐसे समझें कि आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। 4 और 36 एक ही टेबल में आते हैं 9 टाइम्स, तो आपके पास y इज इक्वल टू +9, यानी कि y इज इक्वल टू 9 आंसर आ गया, हम प्लस साइन मेंशन नहीं करते। तो आप कहेंगे देखो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x, y बराबर आया -1, 9। अब तीसरा है, इसको जल्दी से नोट करेंगे, तो फिर ये मैंने आधा करवाया, फिर बाकी करवाता हूँ। तीसरा आपके पास है रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने, आपसे यहाँ सवाल में तीसरा पार्ट कहा था रूट ऑफ द इक्वेशन निकालें, तो आप कहेंगे सिंस रूट ऑफ द इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 उधर हमने कहा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 आर, आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, दायरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मुताबिक रूट्स आपके आएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। अब a, b और c की जहां जहां वैल्यू वहां पुट करें, b की जगह -2, यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाय 2a, वैल्यूज पुट करें, यहाँ तक जल्दी से नोट करें, फिर वो वाला पोर्शन मिटा के आगे करवा रहा हूँ। अब आगे आपके पास यहाँ पर इसके आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपने जब वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करें, माइनस माइनस +2 प्लस माइनस √-2 का स्क्वायर +4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 8 32 होल डिवाइड बाय -2, ये वैल्यू यहाँ पर एज इट इज लिख दी, 32 + 4 36, √36 बाहर आके 6 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू 6, आप एक स्टेप यहाँ मिस कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप एक स्टेप यहाँ पर ये वाला मिस कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग से पूछा जाएगा तो फिर दायरे आपको स्टेप शो करना है। तो आपके पास 36 अंडर रूट में बाहर आके 6 में कन्वर्ट होगा, तो आपके पास 2 प्लस -6 होल डिवाइड बाय -2, ये x की वैल्यू 2 आ गई। आप कहेंगे आइदर x बराबर है 2 - 6 होल डिवाइड बाय -2 और x बराबर है 2 + 6 होल डिवाइड बाय -2 के, तो 2 - 6 -4 अपॉन -2, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट होंगे, प्लस में कन्वर्ट होंगे, 2 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, तो आपके पास x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 + 6 8 होल डिवाइड बाय -2, तो माइनस आपका एज इट इज आएगा, और 2 और 8 एक ही टेबल में आते हैं, तो x इज इक्वल टू -4, ये आपकी वैल्यू आ गई। एंड में आप कहेंगे जैसे सोल्यूशन सेट देते थे वैसे यहाँ पर जो सोल्यूशन सेट है वही रूट्स आपके होते हैं बेसिकली, तो आप कहेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x इज इक्वल टू -4, 2, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो आपसे 3 चीजें इस सवाल में कही थी निकालने को, पहला डायरेक्शन हमने यहाँ पर निकाल लिया, मिटा चुका हूं, तो डायरेक्शन आपके पास a को देखते हुए पता चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को देखते हुए पता चलेगा अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। दूसरा वर्टेक्स, वर्टेक्स के लिए x और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको याद करना है, और तीसरा आपके पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको निकालना पहले से आते हैं, आपने पीछे सीखे हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट इस्तेमाल करके आपके पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था आपके पैराबोला को सॉल्व करने का। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन